हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 9 नवंबर 2024 को एक ट्रेन मैनेजर का पेपर हुआ है, उस पेपर का तीसरा भाग। इस पेपर में 110 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 30 तक पहले भाग में और 31 से लेकर के 60 तक दूसरे भाग में हल करवा दिए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। इससे पहले के पेपरों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जरूर देखें। और इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। देखें, स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है, ट्रेन मैनेजर के लिए पखवाड़े में आवश्यक न्यूनतम ड्यूटी घंटे कितने हैं। ए में 104 घंटे दे रखा है, बी में 108 दे रखा है, सी में 96 और डी में 102 घंटे दे रखा है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, 104 घंटे। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, 104 घंटे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। एनडब्ल्यूआर के किस सेक्शन पर यात्री ट्रेन अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं। 4 सेक्शन दे रखे हैं, इसमें 130 किलोमीटर की जो फुल स्पीड है, सेक्शनल स्पीड किस सेक्शन में कर दी गई है। ए में दे रखा है पीएनयू रेवाड़ी मेन लाइन, बी में दे रखा है अजमेर उदयपुर, सी में दे रखा है जयपुर सवाई माधोपुर और डी में दे रखा है जयपुर रिंगस और रेवाड़ी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। एनडब्ल्यूआर के पालनपुर रेवाड़ी मेन लाइन सेक्शन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार कर दी गई है यात्री ट्रेनों की। इसलिए क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में है, रनिंग भत्ते दे हैं, यानी रनिंग भत्ते किस किस को दिए जाते हैं। ए में लोको पायलट, बी में सहायक लोको पायलट, सी में ट्रेन मैनेजर और डी में ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी, क्योंकि लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर सभी को रनिंग भत्ते दिए जाते हैं। इसलिए 63 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में है, LSLRD में डी क्या दर्शाता है। LSLRD एक कोच का, यात्री गाड़ी के कोच का कोड होता है। इसमें यह कह रहा है कि डी किसका संकेत है। ए में डिस्टेंट, बी में दिव्यांगजन, सी में डिस्क्वालिफाइड और डी में डायमेंशन। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, दिव्यांगजन। करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, डी का मतलब दिव्यांगजन। ध्यान रहे, ए में जो डिस्टेंट दे रखा है, डिस्टेंट एक सिग्नल होता है अपना, जो पी मार्कर से दर्शाया जाता है। डिस्टेंट सिग्नल होता है जो पी मार्कर से दर्शाया जाता है। 64 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, दिव्यांगजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ले जाने वाली गाड़ी का ब्रेक पावर कितना होना चाहिए। ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, जहां से गाड़ी शुरू होती है, ए में 90%, बी में 80%, सी में 100% और डी में 70%। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी, 100%। यानी प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ले जाने वाली जो गाड़ी है उसका ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। 65 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखें। एनडब्ल्यूआर के महाप्रबंधक कौन है, जनरल मैनेजर कौन है। ए में मदन राम देवड़ा, बी में अशोक माहेश्वरी, सी में अमिताभ और डी में नरसिंह दे रखा है। ए में मदन राम देवड़ा है, वो वर्तमान में पीसीओ में है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। बी में अशोक माहेश्वरी दे रखा है, जो वर्तमान में एजीएम है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सी में अमिताभ दे रखा है,
जो वर्तमान में जीएम है, जनरल मैनेजर। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर रहेगा सी। डी में नर्सिंग दे रखा है, जो वर्तमान में पीसीसीएम है, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। यानी कि 66 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी, अमिताभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में है, सिग्नल पोस्ट पर ए मार्कर किस सिग्नल को दर्शाता है? किसी सिग्नल पोस्ट पर ए मार्कर हो वो किस सिग्नल का संकेत होता है? क्वेश्चन नंबर 64 में मैंने बताया था, ए में डिस्टेंट दे रखा था। डिस्टेंट सिग्नल का जो पहचान होती है वो पी मार्कर से होती है। 67 नंबर के क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए में परमिसिव, बी में मैन्युअली ऑपरेटेड, सी में गेट सिग्नल और डी में ऑटोमेटिक दे रखा है। ए में जो परमिसिव सिग्नल है, परमिसिव सिग्नल पे पी मार्कर होता है और परमिसिव सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल और वार्नर सिग्नल होते हैं। जो सहायक सिग्नल, जो परमिसिव सिग्नल होते हैं वो पी मार्कर से दर्शाए जाते हैं, यानी वार्नर और डिस्टेंट दोनों सिग्नलों पे पी मार्कर होता है। बी में दे रखा है मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल। मैन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल पे जलने और बुझने वाला ए मार्कर होता है। जलने और बुझने वाला ए मार्कर होता है। यदि वो ऑटोमेटिक चलता है तो वो जल जाता है और मैन्युअली रहता है तो वो जलता नहीं है। ठीक है। सी में गेट सिग्नल दे रखा है, गेट सिग्नल पर जी मार्कर होता है और डी में ऑटोमेटिक दे रखा है, ऑटोमेटिक ए मार्कर होता है। ऑटोमेटिक पर ए मार्कर होता है। 67 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ डी, ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 में है, ब्रॉड गेज इंजन में फ्लैट टायर की अनुमेय सीमा क्या है? ब्रॉड गेज इंजन में फ्लैट टायर की अनुमेय सीमा क्या है? ए में 50 mm, बी में 40 mm, सी में 60 mm और डी में 30 mm दे रखा है। ब्रॉड गेज में इंजन या कोचिंग स्टॉक में जो फ्लैट टायर की सीमा है वो अधिकतम 50 mm है, इसलिए 68 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, 50 mm। ध्यान रहे, जब ब्रॉड गेज इंजन या कोचिंग स्टॉक में फ्लैट टायर की जो 50 mm या 50 mm से कम है या 50 mm है तो उस समय उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और ब्रॉड गेज में जो गुड्स स्टॉक होता है उसकी जो फ्लैट टायर की सीमा होती है वो अधिकतम 60 mm होती है और उस समय उसकी अधिकतम जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये ध्यान रखना आप तो कि कोचिंग स्टॉक या इंजन में जब अधिकतम सीमा 50 mm फ्लैट टायर है तो उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। और गुड्स स्टॉक में यदि फ्लैट टायर 60 mm है तो वो मान्य तो है, लेकिन उसकी गति उस समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर रहेगा 68 नंबर के क्वेश्चन का ए, 50 mm। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, गेट स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या है? अभी बताया है मैंने 67 नंबर के क्वेश्चन का सी। गेट स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या है? ए में जी मार्कर दे रखा है, बी में पी मार्कर दे रखा है, सी में सी मार्कर और डी में ए मार्कर। ए में जो जी मार्कर दे रखा है करेक्ट आंसर यही रहेगा, जी मार्कर गेट स्टॉप सिग्नल का संकेत है। बी में पी मार्कर दे रखा है, पी मार्कर परमिसिव सिग्नल का संकेत होता है, पहचान होती है, जो डिस्टेंट या वार्नर सिग्नल पर लगाया जाता है। सी में सी मार्कर दे रखा है जो कॉलिंग ऑन सिग्नल का संकेत होता है और डी में ए मार्कर लगाया गया है जो ऑटोमेटिक सिग्नल का संकेत होता है। पी से परमिसिव, सी से कॉलिंग ऑन, ए से ऑटोमेटिक और जी से गेट। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी मीन्स गेट, पी मीन्स परमिसिव, सी मीन्स कॉलिंग ऑन, ए मीन्स ऑटोमेटिक। तो 69 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं? बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं? बीएलसी रैक यदि आपने देखा है तो उसमें एक सेट होता है, अलग अलग सेट होते हैं।
एक सेट में कितने वैगन होते हैं? ए में 5 दे रखा है, बी में 6, सी में 4 और डी में 2। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए। बीएलसी सेट में 5 वैगनों का एक सेट होता है। 70 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए, 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखें। आमतौर पर एलएचबी स्टॉक से चलने वाली ट्रेनों में स्वीकृत भार कितना होता है? एलएचबी आया है तो एलएचबी का फुल फॉर्म भी इस पेपर में पूछा गया है, लिंक ऑफ मैन बुश। इन स्टॉक से चलने वाली जो ट्रेन है, यात्री ट्रेन, उसका अधिकतम भार, अधिकतम कितने डिब्बे होते हैं? ए में 20 कोच, बी में 22 कोच दे रखा है, सी में 23 कोच और डी में 24 कोच दे रखा है। एलएचबी स्टॉक में अधिकतम जो भार स्वीकृत होता है वो होता है 22 कोचों का, यानी कि 71 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, 22 कोच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 में है पीएसआर कहां पाए जाते हैं? पीएसआर कहां पाए जाते हैं? सबसे पहले पीएसआर की फुल फॉर्म बताता हूं। पीएसआर की फुल फॉर्म होती है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। एक होता है टीएसआर, टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन। अब ये कहां पाया जाता है? ए में टीएजी दे रखा है, बी में एसडब्ल्यूआर, सी में डब्ल्यूटीटी और डी में पीटीटी दे रखा है। बी में जो एसडब्ल्यूआर है उसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन वर्किंग रूल। सी में जो डब्ल्यूटीटी दे रखा है इसका फुल फॉर्म होता है वर्किंग टाइम टेबल। और डी में पीटीटी दे रखा है, इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर टाइम टेबल। पीएसआर यानी परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन डब्ल्यूटीटी में पाए जाते हैं। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो डब्ल्यूटीटी में पाए जाते हैं। और जो लोको पायलट को डब्ल्यूटीटी से याद करके यानी डब्ल्यूटीटी से देख करके ही गाड़ी चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। और जो टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो T409 यानी कि सामान्य सतर्कता आदेश के द्वारा स्टेशनों से लोको पायलट को जारी किए जाते हैं। 72 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी, डब्ल्यूटीटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 में है किसी बाधित खंड पर आगे बढ़ते समय दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? किसी बाधित सेक्शन में आगे बढ़ते समय दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? ए में 8 किलोमीटर प्रति घंटे, बी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है और सी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे और डी में 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान रहे, अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में होता है उसमें जो गाड़ी भेजी जाती है या सहायता इंजन या इंजन जो भेजा जाता है उसकी गति दिन और दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात या दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि दूसरी गाड़ी भेजी जा रही है, दूसरी सहायता गाड़ी या इंजन भेजा जा रहा है तो उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए 73 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 73 नंबर के क्वेश्चन का यानी कि सीधा सा याद रखना है 15, 10 और 8। पहली गाड़ी दृश्यता साफ हो और दिन हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, या दृश्यता साफ नहीं हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी गाड़ी की गति चाहे दृश्यता साफ हो चाहे दृश्यता साफ नहीं हो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 73 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है जहां तक संभव हो गरम धुरा वाली ट्रेन को कहां प्राप्त किया जाएगा? जहां तक संभव हो गरम धुरा वाली ट्रेन को कहां प्राप्त किया जाएगा? हॉट एक्सल वाली गाड़ी को कहां प्राप्त किया जाएगा? ए में लूप लाइन, बी में मेन लाइन, सी में साइडिंग और डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सहायक नियम 4.29 के 1 के ग के 1 में साफ लिखा है। दोस्तों, मैं जो भी पेपर हल करवाता हूं NWR की
GNSR मैनुअल बुक से देख करके हल करवाता हूं। यदि कहीं थोड़ा परिवर्तन मिले तो अपने डिवीजन या रेलवे का मैनुअल बुक आप एक बार जरूर देख लें। आप पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे में 9 नवंबर 2024 को एक ट्रेन मैनेजर का पेपर हुआ है। उस ट्रेन मैनेजर के पेपर का तीसरा भाग। जहां तक संभव हो गर्म धुरा वाली ट्रेन को कहां प्राप्त किया जाएगा। सहायक नियम 4.29 के 1 के ग के 1 में साफ लिखा है कि जब स्टेशन मास्टर को गाड़ी के गर्म धुरा की सूचना मिले, हॉट एक्सल की सूचना मिले, तो वह जहां तक संभव हो गाड़ी को मेन लाइन पर लेगा। यदि स्टेशन मास्टर को पीछे से सूचना मिले कि गाड़ी में हॉट एक्सल है तो वो जहां तक संभव हो गाड़ी को मेन लाइन पर लेगा। लेकिन यदि मेन लाइन में लेने में वो असमर्थ है तो वो गाड़ी को लूप लाइन में लेगा। लेकिन जिस लूप लाइन में उसे लेना है उस पर लेने से पहले वो प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी को बाहर ही रोकेगा। एक बार होम सिग्नल पर रोकेगा और गाड़ी जब स्टेशन या यार्ड में नियत लाइन पर आकर के रुक जाएगी तो यदि वहां मैकेनिकल स्टाफ है तो मैकेनिकल के CNW के SSC की स्टाफ की या फिर लोको पायलट द्वारा उसकी जांच की जाएगी और स्थिति परखी जाएगी, देखी जाएगी कि वो गाड़ी आगे आने के लायक है या नहीं है। उसके बाद ही उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। 74 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, मेन लाइन। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। ब्रेक वाहन के बिना मालगाड़ी चलाने की अनुमति देने वाला प्राधिकारी कौन है। ब्रेक वाहन के बिना मालगाड़ी चलाने की अनुमति देने वाला प्राधिकारी कौन है। ए में दे रखा है PCOM, बी में दे रखा है DRM, सी में दे रखा है सीनियर DOM और डी में दे रखा है AOM। कोई भी गाड़ी सिवाय आपातकालीन स्थिति के ब्लॉक सेक्शन में बिना ब्रेक वाहन के नहीं भेजी जाएगी और बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ियां केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा सकती हैं। बिना ब्रेक वाहन गाड़ी चलाने की अनुमति प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग अलग सीनियर DOM या DOM के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। इसमें सीनियर DOM दे रखा है, इसलिए 75 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। बिना ब्रेक वाहन के जो गाड़ियां चलेंगी उनके लिए कंट्रोल कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें इस गाड़ी से संबंधित विवरण जैसे दिनांक, गाड़ी संख्या, कहां से कहां तक और अंतिम वाहन संख्या तथा गाड़ी को बिना ब्रेक वाहन के चलाने का कारण का विशेष तरीके से उल्लेख किया जाएगा। 75 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया कि ब्रेक वाहन के बिना मालगाड़ी चलाने की जो अनुमति है वो सीनियर DOM के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। यानी 75 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी, सीनियर DOM। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में है भारतीय रेलवे पर यात्री गाड़ियों की अधिकतम गति क्या है। ए में 160 किलोमीटर प्रति घंटे, बी में 130 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 180 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे पर यात्री गाड़ियों की अधिकतम गति है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे। 76 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में है यात्री रेलगाड़ी द्वारा स्पाड की दुर्घटना SPAD सिग्नल पास्ड एट डेंजर की दुर्घटना को दुर्घटना की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ए में P1, बी में H, सी में G और डी में H2। सांख्यिकी प्रयोजन के लिए दुर्घटनाओं को I और E को छोड़ करके A से R तक यानी कि 16 भागों में वर्गीकृत किया गया है। P में साधारण दुर्घटनाएं आती हैं, F, G और H में जो दुर्घटनाएं हैं वो सांकेतिक दुर्घटनाएं हैं जिनमें स्पाड की जो दुर्घटना है वो H1 की श्रेणी में आती है।
इसलिए 77 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, H1। 77 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, H1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में है, किसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना कब माना जाता है? गंभीर दुर्घटना कब माना जाता है? ए में है यात्रियों के गंभीर चोट लगने पर, बी में है जीवन की हानि होने पर, सी में है रेल संपत्ति को 2 करोड़ से अधिक की हानि होने पर, और डी में है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी। किसी दुर्घटना में यात्री को गंभीर चोट लगे, या जीवन की हानि हो जाए, या रेलवे संपत्ति की 2 करोड़ से अधिक की हानि हो, या जिसकी CCRS यानी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या CRS यानी रेल संरक्षा आयुक्त से CRS द्वारा जांच करवाना अपेक्षित हो। जब ये सारे गुण हो किसी दुर्घटना में होंगे तो वो दुर्घटना गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। यानी यात्रियों को गंभीर चोट हो, या जीवन की हानि हो, या रेल संपत्ति को 2 करोड़ से अधिक की हानि हो, या CCRS या CRS की राय से CRS द्वारा जांच करवाना अपेक्षित हो। यदि इनमें से पाया गया है तो वो दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। 78 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखें। ट्रेन मैनेजर को 1 महीने में 30 घंटे का आवधिक विश्राम दिया जाना चाहिए। यानी कि कितनी बार? ए में 4 बार, बी में 3 बार, सी में 2 या डी में 1। और करेक्ट आंसर रहेगा 79 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। ट्रेन मैनेजर को 1 महीने में 30 घंटे के 4 आवधिक विश्राम दिए जाने आवश्यक हैं। उत्तर आएगा इसका ए, 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में है, संटिंग के लिए क्या प्राधिकार है? संटिंग प्राधिकार का नंबर क्या है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ए में T511 दे रखा है, बी में T409, सी में T806 दे रखा है, और डी में T3693 दे रखा है। ए में T511 दे रखा है। T511 सिग्नल रहित लाइन से गाड़ी चलाने के लिए दिए जाने वाला प्राधिकार होता है, और बी में T409 दे रखा है। T409 सामान्य सतर्कता आदेश होता है। सी में T806 दे रखा है। T806 संटिंग आदेश होता है, जो संटिंग के लिए दिया जाने वाला एक प्राधिकार होता है, और डी में 3693 भी दे रखा है। ऑन अथवा खराब स्थिति में रोक सिग्नल को पार करने का प्राधिकार T3693 भी होता है। ठीक है, 80 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी, T806। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में है, सी क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति देने का अधिकार किसे है? सी क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति देने का अधिकार किसे है? ए में दे रखा है PCOM, बी में दे रखा है CFTM, सी में CRS दे रखा है, और डी में सीनियर डियोम। ए में PCOM दे रखा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। बी में CFTM दे रखा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। सी में CRS दे रखा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और सीनियर डीओम आप जानते ही हैं। सी क्लास ओडीसी का नाम आते ही मैं आपको ओडीसी का फुल फॉर्म भी आता है, बता देता हूं। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट 3 प्रकार के होते हैं। ओडीसी 3 प्रकार की होती है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास ओडीसी। ए क्लास ओडीसी की जो गति है वो सेक्शनल गति होगी, सेक्शनल स्पीड होती है, जो सेक्शन की होती है वो स्पीड ए क्लास ओडीसी की रहेगी। दूसरा, ए क्लास ओडीसी की गति सेक्शनल रहेगी। बी क्लास ओडीसी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। बी क्लास ओडीसी की ब्रॉड गेज में बता रहा हूं, बी क्लास की 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर गेज या नैरो गेज में बी क्लास ओडीसी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, और सी क्लास ओडीसी की गति ब्रॉड गेज में 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और
मीटर गेज में भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन नैरो गेज में इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ए क्लास ओडीसी का परमिशन है वो डिवीजन में चलेगी तो डीआरएम के द्वारा दिया जाएगा, और इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे जाएगी तो पीसीओम के द्वारा दिया जाएगा। बी क्लास ओडीसी की परमिशन है वो डिवीजन के अंदर रहेगी तो डीआरएम के द्वारा दी जाएगी, यदि इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे चलेगी तो पीसीओम के द्वारा दी जाएगी। और सी क्लास ओडीसी की परमिशन है वो केवल और केवल सीआरएस के द्वारा दी जाती है। ए क्लास ओडीसी दिन और रात दोनों में चलाई जा सकती है, सेम बी क्लास ओडीसी दिन और रात दोनों में चलाई जा सकती है। कंपनी रहेगी एसएससी सीएनडब्ल्यू टीआई और सेक्शनल पीडब्ल्यूआई के साथ, और सी क्लास ओडीसी केवल दिन में ही चलाई जा सकती है। आपको उत्तर मिल गया। 81 नंबर के उत्तर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी क्लास ओडीसी की जो अनुमति है वो सीआरएस के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 में है संपूर्ण सेवा काल के दौरान कितनी बार अवकाश नकदीकरण दिया जा सकता है। अवकाश नकदीकरण लीव इन एनकेसमेंट कितने बार लिया जा सकता है। ए में 5 बार, बी में 6 बार, सी में 3 बार और डी में 4 बार दे रखा है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, 6 बार। अवकाश नकदीकरण पूरे सेवा काल में 6 बार लिया जा सकता है। 2 वर्ष के अंतराल का होना आवश्यक है। प्रत्येक जो लीव एनकेसमेंट है उसके बीच में 2 साल का गैप होना आवश्यक है। ठीक है, 82 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, 6 बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 देखें। रेलवे बोर्ड स्तर पर यातायात विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। रेलवे बोर्ड के स्तर पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। ए में एमटीआरएस, बी में एमओबीडी, सी में दे रखा है मेंबर इंफ्रा और डी में दे रखा है मेंबर फाइनेंस। ए में एमटीआरएस दे रखा है, ये होता है मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, वर्तमान में ब्रजमोहन अग्रवाल हैं। मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक ये ऑपरेटिंग का नहीं होता है, ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक का होता है, जो वर्तमान में है ब्रजमोहन अग्रवाल। बी में दे रखा है एमओबीडी, मेंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, बिल्कुल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का होता है। एमओबीडी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो वर्तमान में है हितेंद्र मल्होत्रा। सी में दे रखा है मेंबर इंफ्रा, ये इंफ्रा का होता है और वर्तमान में है नवीन गुलाटी। और डी में दे रखा है मेंबर ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस का होता है और वर्तमान में है रूपा श्रीनिवासन। 83 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का चीफ होता है रेलवे बोर्ड स्तर पर एमओबीडी, मेंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और वर्तमान में है हितेंद्र मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है कि कोई भी नया रेलवे कर्मचारी जो वर्ष के मध्य में सेवा में शामिल होता है उस वर्ष के लिए कितनी आकस्मिक अवकाश का हकदार होता है, यानी उसको कितनी सीएल मिलेंगी। ए में लिखा है उसकी वास्तविक अवधि के अनुपात में, बी में लिखा है देय अवकाश को आधी संख्या, और सी में लिखा है पूर्ण रूप से देय अवकाश। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी। यदि कोई कर्मचारी कभी भी रेलवे नौकरी में सम्मिलित हुआ हो उसको उस वर्ष की पूरी अवकाश मिलेंगी, यानी सीएल है वो उसको पूरी मिलेंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 84 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, बाधित लाइन पर ट्रेन को रिसीव करने के लिए किस सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। बाधित लाइन पर यदि ट्रेन को रिसीव करना है तो किस सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। ऑथोरिटी का सबको पता है T509 यूज किया जाएगा, लेकिन सिग्नल कौन सा यूज किया जाएगा। ए में दे रखा है होम सिग्नल, बी में दे रखा है कॉलिंग ऑन, सी में दे रखा है स्टार्टर सिग्नल और डी में दे रखा है LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल।
लास्ट स्टॉप सिग्नल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। बाधित लाइन पर ट्रेन को रिसीव करने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रहे, कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो उल्लेख है वो सामान्य नियम 3.13 में किया गया है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं दिखाता है, नो लाइट रहता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ पोजीशन में एक छोटी पीली बत्ती दिखाता है और लोको पायलट को एक निर्देश देता है कि रुको, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहो। और कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़ करके किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। ध्यान रहे, यदि किस कॉलिंग ऑन सिग्नल को डिपार्चर सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा तो पीसीओएम की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, बाधित लाइन पर ट्रेन को लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 में है एलएचबी पेंट्री कार को मैकेनिकल कोड क्या है। एलएचबी पेंट्री कार का मैकेनिकल कोड क्या है। ए में दे रखा है LWLRRM, बी में दे रखा है LSLRD, सी में दे रखा है WCB और डी में दे रखा है LWCBAC। LWLRRM जो होता है वो होता है LHB वेस्टिब्यूल्ड लगेज गार्ड कम जनरेटर वैन विद कोयल स्प्रिंग। और बी में LSLRD ये होता है LHB सेकंड क्लास कम लगेज एंड ब्रेक वैन विद दिव्यांगजन कंपार्टमेंट विद 140 kN एयर स्प्रिंग। और डी में जो दे रखा है LWCBAC ये होता है LHB वेस्टिब्यूल्ड AC हॉट बफर कार विद कोयल स्प्रिंग। यानी करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी, पेंट्री कार का LWCBAC। LHB जो पेंट्री कार होता है उसका मैकेनिकल कोड रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 में है कौन सा पहलू डिस्टेंट सिग्नल्स में नहीं होता है। डिस्टेंट सिग्नल में कौन सा पहलू नहीं होता है। ए में 1 येलो लाइट, बी में ग्रीन लाइट, सी में रेड लाइट और डी में डबल येलो लाइट। डिस्टेंट सिग्नल में 4 बत्ती होती हैं, डिस्टेंट सिग्नल में 3 बत्ती होती हैं। सबसे ऊपर येलो होता है, उसके नीचे ग्रीन होता है और सबसे नीचे भी येलो होता है। वो सिंगल येलो लाइट दर्शा सकता है, ग्रीन लाइट दर्शा सकता है और डबल येलो लाइट दर्शा सकता है। रेड लाइट डिस्टेंट सिग्नल में नहीं होता है। ठीक है, 87 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 में है कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मालगाड़ी का ट्रेन मैनेजर कितना प्रेशर गिराता है। ए में 1 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी में 1.6 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर और सी में 5 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और करेक्ट आंसर रहेगा इसका 1। कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मालगाड़ी का जो ट्रेन मैनेजर है वो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर गिराता है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, किलोमीटर किलोमीटर लिखा हुआ है लेकिन ये केजी पढ़ना है आपको। किलोमीटर लिखा है लेकिन किलोग्राम को पढ़ना है आपको, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर का, एनडब्ल्यूआर पर अधिकृत अधिकारी कौन है। एनडब्ल्यूआर पर अधिकृत अधिकारी कौन है। ए में जीएम, बी में पीएफए, सी में सीपीटीएम और डी में पीसीओएम दे रखा है। सामान्य नियम 1.02 के 5 में प्राधिकृत अधिकारी का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा है रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है।
यानी प्राधिकृत अधिकारी का जो अभिप्राय है वो रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। इसी के नीचे सामान्य नियम 1.02 के 5 में लिखा है कि प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक यानी पीसीओएम अपने पद के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी है एवं वे सहायक नियमों को जारी, संशोधन और परिवर्तन अथवा निरस्त करने के लिए भी सशक्त है। करेक्ट आंसर हो गया 89 नंबर के क्वेश्चन का डी, प्राधिकृत अधिकारी पीसीओएम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमियम एयर ब्रेक रैक इज इनवैलिड व्हेन, खाली जगह वैगन इज अटैच्ड या डिटैच्ड, यानी प्रीमियम एयर बैग रैक का जो बीपीसी है वो इनवैलिड हो जाता है। ब्रेक रैक इज इनवैलिड, एयर ब्रेक रैक इनवैलिड हो जाता है, उसकी बीपीसी इनवैलिड हो जाती है कब, जब कितने वैगन अटैच या डिटैच करोगे। ए में 4-8 व्हील वैगन यानी कि 8 व्हीलर जो वैगन है वो 4, बी में 8 व्हीलर वैगन, सी में 2 और डी में 5 दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। यदि 8 पहिए वाले 4 वैगन यदि आप अटैच या डिटैच करोगे तो प्रीमियम एयर बैग का जो रैक है वो इनवैलिड माना जाएगा। 90 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। दोस्तों ये था उत्तर पश्चिमी रेलवे में 9 नवंबर 2024 को एक ट्रेन मैनेजर का पेपर हुआ है, उस पेपर का तीसरा भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक हल करवा दिए हैं। इससे पहले का पहला और दूसरा भाग हल करवा दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जरूर देखें। और इससे अगला क्वेश्चन नंबर 91 से अगला भाग में हल करवाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 91 के साथ में। धन्यवाद।